हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं और पूरी तरीका से हम अभी तक इसमें जो भी क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स से एक निश्चित रेशियो में कोई भी सब्जेक्ट इससे जीके जीएस में न छूटे। इसके अलावा साइंस पोर्शन को भी इसमें साथ लेके चलते हैं। तो इस 50 क्वेश्चन के इस सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एक निश्चित रेशियो मिल जाएगा। आपको आवश्यकता के अनुसार क्वेश्चन का इसमें नंबर्स मिल जाएगा जिसमें से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं जीके जीएस के सब्जेक्ट को। क्लियर? ये 128 नंबर सेट प्रैक्टिस है और इसके पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट के लिए, सिविल भर्ती शिक्षक भर्ती के लिए, एसएससी के अन्य सब्जेक्ट्स के लिए तथा रेलवे के लिए भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा आगामी एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो आप इसका रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने का एक ही उपाय है कि आप रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। रेगुलर सेट प्रैक्टिस को अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास इस सेट का, इस क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा क्योंकि अभी तक 128 नंबर सेट चल चुका है और अगर सही से रिवीजन करते होंगे तो आप कलेक्शन को देखे होंगे क्वेश्चन को और उसके अकॉर्डिंग टू जो अभी क्वेश्चन पूछता है ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्स में, उसको भी मिला के आप देख लीजिए कि किस तरीका से क्वेश्चन मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर भी कोई कमी अगर रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो 128 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए खूब मेहनत से क्वेश्चन को तैयार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? खूब अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कोड ब्रेकर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का विकास ब्रिटिश कोड ब्रेकर, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक कोड ब्रेकर के द्वारा कॉलोसस नाम से 1943 से 1945 ईस्वी के मध्य किया गया था। इसका डिजाइन जो है वो ब्रिटिश इंजीनियर टॉमी फ्लावर्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, एलन एम ट्यूरिंग ने इसका डिजाइन में योगदान तो किया था लेकिन इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे। कहीं कहीं एलन एम ट्यूरिंग भी अभाव में आंसर दे देता है कि जब अगर कोड ब्रेकर या टॉमी फ्लावर्स न रहे तो आपको सही आंसर के रूप में डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग को मारना होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इसके विकास से जुड़े हुए नहीं थे। हाँ, इसके डिजाइन में ये योगदान किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा एक योजना है, वह किससे संबंधित एक योजना है? तो ध्यान देंगे, यह स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए योजना शुरू किया गया, उनको प्रशिक्षित करने के लिए। ध्यान देंगे, निष्ठा योजना का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक विशिष्ट योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने हेतु पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले देश के सभी शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? तो यह स्कूल के शिक्षक और उसके प्राचार्य को प्रशिक्षित करने की एक योजना है जिसे निष्ठा योजना नाम दिया गया है। इसका पूरा रूप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा, हो सकता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, और यह किसके द्वारा? केंद्र सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो मिलान करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरा तरफ उस नदी का उद्गम स्थल के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो है बोखर चू झील, तिब्बत में। बोखर चू झील नामक स्थान पर तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी की बात करेंगे तो तिब्बत में ही मानसरोवर के निकट राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। झेलम नदी की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे, झेलम नदी जो है वो बेरीनाग झील या शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल होता है और रामगंगा जो है वो गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। अब बारी बारी से जरा ध्यान दीजिएगा,
सिंधु ने एक तरफ नदी दिया हुआ है, उद्गम स्थल, मुहाना, लंबाई और सहायक नदी। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन के प्रारूप को, आंसर को हम इस तरीका से लिखने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा आपको रटुआ टाइप करना लगे और देखते ही आपको आंसर याद हो जाए। इसके लिए इस तरीका का एनालिसिस हम आपके सामने रखते हैं। तो आपको रिवीजन करना सभी क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है आगामी एग्जाम्स की, अगर कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं तो। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन बेस्ड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो आपको रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। हम तो जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप खुद के लिए भी मेहनत करेंगे और इसका रिवीजन कीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे अवेलेबल करवा लीजिएगा। क्लियर, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के शीन का बाब जलधारा सानो ख्याबाब हिमनद जो बोखर चू के निकट स्थित है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है और यह अरब सागर में मिल जाती है, यानी इसका मुहाना अरब सागर है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी की बात करें तो सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम है। सतलज नदी की बात करेंगे तो तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से यह निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यानी कि सतलज नदी का मुहाना अरब सागर में स्थित है और इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो बास्पा, स्पीति, स्वा इसकी सहायक नदी है। झेलम नदी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित बेरी नाग या इसी को शेषनाग झील कहा जाता है, यहां से झेलम नदी का उद्गम स्थल होता है और इसका मुहाना जो है यह चिनाव नदी में जाके मिल जाता है। इसकी लंबाई की, झेलम नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग 725 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी में पोहुरु, अरपल, सिंध, अरपथ और लीडार नदी है। क्लियर। रामगंगा की बात करेंगे तो नैनी, इसका उद्गम स्थल नैनीताल उत्तराखंड में है, गढ़वाल श्रेणी, गौरसन की चोटी जिसे कहा जाता है गढ़वाल श्रेणी में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल से इसका उद्गम होता है और यह कन्नौज के निकट गंगा में आकर मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी सहायक नदी में कोशी नदी, खोन नदी, अरील नदी इत्यादि शामिल किया जाता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग होता है? तो ध्यान देंगे वो रेटिना होता है। प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है, रेटिना को। क्लियर। अब बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्वच्छ मंडल अर्थात कॉर्निया इसे कहा जाता है। यह आंख का सबसे बाहरी परत होता है जो आंख को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। इसे आंख का टेम्पर ग्लास कहा जाता है। इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती है बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। अतः नेत्रदान, क्योंकि रक्त वाहिका इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, जिसके कारण से नेत्रदान के समय यही भाग जो आंख का होता है वो दान में दिया जाता है। परितारिका की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो इसे अंग्रेजी में आइरिस कहा जाता है और यह आंख में बाहर से भीतर की ओर तीसरा परत एवं पारदर्शी भाग होता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और इसके द्वारा ही आंखों के रंगों का निर्धारण होता है। क्लियर। परितारिका यानी आइरिस के द्वारा ही किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें किसी भी कलर की हो सकती है। परितारिका आइरिस के इसके लिए जिम्मेवार होता है। क्लियर। और यह हमारे आंख के भीतर पुतली पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को यही नियंत्रित करता है, जिसके कारण से पुतली छोटा और बड़ा होना आइरिस के सहायता से ही हो पाता है। जब ज्यादा प्रकाश में चले जाते हैं तो ऐसे स्थिति में यही परितारिका सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से पुतली सिकुड़ जाती है और प्रकाश की मात्रा कम जाती है, जिसके कारण से एकाएक हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमारे पुतली को फैलने की आवश्यकता पड़ती है और हमें अंधेरा दिखाई देता है। धीरे धीरे वह अंधेरा कमरा में हमारा पुतली यही परितारिका प्रकाश जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है और पुतली फैल जाता है, जिसके कारण से आसानी से कुछ समय के बाद दिखाई देने लगता है। क्लियर। फिर देखेंगे पुतली यानी प्यूपिल, अंग्रेजी में इसे प्यूपिल कहा जाता है पुतली को। यह आंख के भीतर का चौथा परत होता है जो आइरिस के ठीक बीचों बीच काला रंग का होता है। यह आंख के लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल तो हो ही गया, भीतरी आंखों का सबसे आंतरिक परत होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही व्याख्या या सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, बिल्कुल।
देश की संपत्ति जो थी ना, संसाधन जो थी, उसका प्रयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। क्लियर। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह भी बात सही है अपवाह सिद्धांत के तहत। तीसरी बात है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। यह भी कथन सही है। तो ये सभी कथन जो है वो अपवाह के सिद्धांत पर आधारित है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अब जरा समझिएगा, तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1867 ईस्वी का इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा का दोहन कर रहा है। साथ ही इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अनिष्टों का अनिष्ट कहा है धन के निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। धन बहिर्गमन के बारे में एम.जी. रनाडे ने 1872 ईस्वी में कहा था, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है। क्लियर। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में धन बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में धन बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 ईस्वी में। धन निष्कासन के सिद्धांत को आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी 12वें अधिवेशन में स्वीकार किया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। खूब इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन जब हम देते हैं तो उससे रिलेटेड जितना संभव हो पाता है हम एक पेज में लिख देते हैं और छाप के ऐसे चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं जो आगामी एग्जाम्स के लिए निश्चित तौर पर पूछ सकता है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या होता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल जो है वो 52 सेकेंड का होता है। अब जरा देखिएगा राष्ट्रगान क्या है। तो राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति ही बोले जाते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। तो संक्षिप्त में गाना है तो 20 सेकेंड का समय लेना होगा, और अगर पर्याप्त रूप से पूरी तरीका से संपूर्ण गायन करना है तो 52 सेकेंड का समय लिया जाता है। पूरे गान में, इस राष्ट्रीय गान में कुल 4 पद है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसका संपादन यानी राष्ट्रीय गान का संपादन तत्वबोधिनी पत्रिका में बांग्ला भाषा में किया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में किया गया था, दोनों भाषा में, बंगाली भाषा में और हिंदी भाषा में, सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। क्लियर। गाने वाली सरला देवी चौधरानी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गान के धुन को बजाने का श्रेय श्री राम सिंह ठाकुर को जाता है, यानी धुन को जो बनाए वो श्री राम सिंह ठाकुर थे। संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया था। ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका संपूर्ण गायन अवधि 65 सेकेंड निर्धारित किया गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब संसद को आहूत किया जाता है, संसद को जब बुलाया जाता है पहली संसद को, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय गान गाकर उसको सम्मानित किया जाता है और इसके समापन समारोह में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बिहार का जीआई उत्पाद है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बिहार का जीआई उत्पाद है, वो आपका है कतरनी चावल। ऑप्शन नंबर ए कतरनी चावल आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर मिला दिए थे 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जीआई उत्पाद कतरनी चावल है। जरा ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद ने वर्ष 1999 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, यानी सभी वस्तुओं के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक नियम लागू किया।
इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। 2003 में 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत की गई। अब 99 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 2003 में किया गया जब जीआई टैग दिया गया था। अब लेकिन 2003 में भी जीआई टैग नहीं दिया गया। इसके तहत साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत का वह कौन सा उत्पाद है जिसे सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय है। किसी भी वस्तु को जीआई टैग 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। बिहार के कुछ जीआई टैग्स के देखेंगे तो सिलाव का खाजा है जो खाद्य पदार्थ के रूप में शामिल किया जाता है, नालंदा में इसका उत्पादन होता है। सुजीनी कढ़ाई यह हस्तकला है जो मुजफ्फरपुर में होता है। मधुबनी पेंटिंग यह भी एक हस्तकला है जो मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। भागलपुर सिल्क जो हस्तकला के लिए जाना जाता है, भागलपुर में। शाही लीची मुजफ्फरपुर में। कतरनी चावल भागलपुर, मुंगेर, बांका। जर्दालू आम भागलपुर में। मगही पान नालंदा, गया, औरंगाबाद और नवादा जिले की है। तो ये सभी बिहार के कुछ जीआई टैग थे जिनको आपको ध्यान रखना है, तो छापने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई पैड माई राइट, MPMR, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा माई पैड माई राइट नामक योजना को जारी किया गया है। 28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना नाबार्ड और NAB फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अनुदान, मजदूरी सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान करने हेतु शुरू किया जा रहा है। क्लियर? इसके तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों के लिए मजदूरी प्रदान की जाएगी। इसके तहत 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा माई पैड माई राइट सभी बात जान गए, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2021 को किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD यानी कि इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है? इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। IMD यानी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यह 1961 से 2010 की अवधि के लिए LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसको लंबे समय के लिए जनरली सामान्यतः इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो 50 वर्षों की अवधि के लिए वर्षा की गणना करता है, जो कि 1961 से 2010 के बीच 88 सेंटीमीटर तथा 1951 से 2001 की अवधि के लिए 89 यानी 89 सेंटीमीटर वर्षा को बताया था। औसतन बारिश भारत में बताया। क्लियर? सामान्य मानसून का IMD यानी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पूर्वानुमान वर्ष 1971 से 2020 की अवधि के लिए LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज वर्षा जो हुआ है वो पूरे देश में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश पर आधारित है। क्लियर? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या इससे ऊपर की अगर वर्षा होती है तो वैसे स्थान को वर्षा का दिन वाला स्थान कहा जाएगा। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेवार प्रमुख एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देंगे IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा नवीनतम वाला लेंगे 1971 से 2020 के बीच तो 87 सेंटीमीटर बारिश को दर्शाया गया है, बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो उसमें पाए जाने वाले क्लोरीन की मात्रा के कारण तालाब में तैरने से त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या हुआ करता था? तो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। यही मुख्य धर्म का आधार हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ प्रमुखता था। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से कहलाई, जिसका विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी काल में किया गया था। सबसे प्रमुख वेद और सबसे प्राचीन वेद, जिस कारण से इसे ऋग वैदिक काल कहा गया।
इसका काल जो था वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया। इस काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों जैसे कि पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। इस काल के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे एवं सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे और दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे और तीसरे महत्वपूर्ण देवता जो है वो वरुण हुआ करते थे। और यही वरुण जो थे उत्तर वैदिक काल में आते आते सबसे प्रमुख देवता के रूप में हो गए थे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा तो इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना किया गया है और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। तो सबसे प्रमुख इंद्र थे और दूसरे प्रमुख जो थे वो अग्नि देवता थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है या ऋग्वैदिक काल के बाद का युग कहा जाता है। यह आर्यों द्वारा समर्पित किया गया है। ये भी इस युग में अथर्ववेद की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन विधेयक को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 110 का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया 110 में। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया और इसे परिभाषित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? और अनुच्छेद 109 जो है वो धन विधेयक को विशेष प्रक्रिया के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष प्रक्रिया का प्रावधान धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया के तहत जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कहने का यह मतलब है कि अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन मिल जाने के पश्चात धन विधेयक को पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात राज्यसभा में 14 दिन की छूट दी जाएगी। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पारित किया तो किया, नहीं पारित किया फिर भी राज्यसभा से उसे पारित ही समझा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 में किया गया। क्लियर? किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है या नहीं है तो ऐसे स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष यह तय करेगा, अंतिम निर्णय देगा कि यह धन विधेयक है या नहीं। क्लियर? धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात राज्यसभा को 14 दिन की छूट दिया जाता है, अर्थात 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी स्वीकृति देनी ही होती है और अगर ना भी दिया तो कोई बात नहीं है, राज्यसभा से उसे पारित ही समझा जाता है। क्लियर? अनुच्छेद 356 क्या कहता है और बाकी ऑप्शन पर ध्यान दे लेते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति शासन या राजकीय शासन का प्रावधान किया गया है जिसका अनुमोदन अवधि 30 दिन की होती है। अनुच्छेद 355 में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी आ गया यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अनुच्छेद 55 के तहत, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी जाती है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्लियर? लेकिन यह संसद के 60 दिन का अनुमोदन होना जरूरी होता है, तो अगले 6 माह के लिए यह लागू हो जाता है। ध्यान देंगे अनुच्छेद 112 क्या कहता है, तो इसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा गया। हालांकि बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया हुआ है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण के रूप में अनुच्छेद 112 का प्रयोग किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था। यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है तथा अर्जुन की कांस्य प्रतिभा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ध्यान देंगे बाकी का ऑप्शन, जमनालाल बजाज पुरस्कार, यह एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इसके विकास ध्यान देंगे यह प्रति वर्ष 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टैगोर पुरस्कार की बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का पुरस्कार होता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान होता है जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया हुआ है? खूब इंपॉर्टेंट है, गलत सुमेलित कौन सा इसमें किया हुआ है, तो ध्यान देंगे चावल मिल क्लस्टर जो लखीसराय में है ये गलत मिलान किया हुआ है। अच्छा, चावल मिल क्लस्टर्स जो है वो लखीसराय में बिल्कुल ही सही है, सही बात, बिल्कुल सही है। कांस्य और पीतल क्लस्टर्स जो है वो नालंदा में स्थित है, ये भी सही है। कन्हैयागंज झूला क्लस्टर ये भी नालंदा जिला में बिल्कुल सही है। सिलाव खाजा क्लस्टर पूर्वी चंपारण में स्थित न होके यह गलत हो जाएगा, यह भी नालंदा जिला में ही
स्थित है। तो आपका सही आंसर, गलत मिलान जो किया हुआ है वो सिलाव खाजा के साथ पूर्वी चंपारण गलत किया हुआ है, उसको नलंदा करेंगे तो सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, बिहार में स्थित प्रमुख कारखाने और उससे संबंधित स्थान की कुछ चर्चा कर लेते हैं। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में स्थित है, जो पटना जिले में पड़ता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग संस्थान जो है मोकामा में स्थित है। जूता कारखाना बाटा इंडिया का मोकामा में स्थित है। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में स्थित है। बंदूक कारखाना मुंगेर में स्थित है। रेल का पहिया कारखाना बेलापुर छपरा में स्थित है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर में स्थित है। और रेल स्लीपर कारखाना मधेपुरा में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। मतलब दूसरे पशु के जो मांस खाते हैं उसकी तुलना में मछली का सेवन करना ज्यादा स्वास्थ्यकर माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ऐसा होता है? क्योंकि मछली में ना बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से यह काफी स्वास्थ्यकर माना जाता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर इसलिए माना जाता है क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है। अब ये बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है, यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, जरा समझिएगा। तो इसमें अपघटन की तीव्र दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। मछली के अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में रक्त के थक्के और सूजन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। क्लियर। तो ध्यान देंगे, इसलिए मछली का उपभोग करना अन्य मांस की तुलना में, जानवरों के मांस की तुलना में काफी स्वास्थ्यकर माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे इसमें वसा क्या है। तो वसा यानी फैट्स या ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित रहता है। यह सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु अगर कोई वसा इस तापमान पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं है, इसका द्रव्य अवस्था में है, तो ऐसे स्थिति में हुआ वसा नहीं माना जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, उसे तेल कहा जाएगा। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, वसा वाला भोजन से प्राप्त होना चाहिए 20 से 30% ऊर्जा। वसा का संश्लेषण हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। वसा 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त यानी सेचुरेटेड फैट होता है, यह किसी अभिक्रियाशील या कहेंगे यह कम अभिक्रियाशील इकहरा बंधन वाला होता है, बहुत ही कम अभिक्रिया करता है और एकल बंध वाला होता है। यह LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, अतः यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि LDL कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से हमारे शरीर में खूब सारा मोटापा हो जाता है और उससे कई प्रकार की बीमारियां, खास करके डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण से यह हानिकारक माना जाता है संतृप्त वसा। अब इसके अंतर्गत मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल और ताड़ का तेल संतृप्त वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठोस नजर आने वाले हाइड्रोजेनिक वनस्पति घी में ट्रांस फैट एसिड्स खूब मात्रा में पाया जाता है। असंतृप्त वसा दूसरा होता है अनसेचुरेटेड फैट, या अधिक अभिक्रियाशील कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध तथा अपघटन की तीव्र दर वाला वसा होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के HDL अंश बढ़ा देता है, और HDL अंश जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। यह सीमित मात्रा में ठीक कहा जा सकता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक एकल असंतृप्त वसा, हमारे शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल को घटाने हेतु इसका प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि खतरनाक होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है, इसको घटाने में प्रयोग किया जाता है एकल असंतृप्त वसा का प्रयोग। इसके प्रमुख स्रोत मूंगफली है, सरसों है और जैतून के तेल होते हैं। दूसरा है बहु असंतृप्त वसा, यह करडी, सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई के तेल में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य, अच्छा ये क्वेश्चन को रद्द करिए, क्वेश्चन आगे कहीं होगा शायद, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों यानी राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सही सुमेलित आपका किया हुआ है। तो ध्यान देंगे, हरियाणा राज्य का गठन जो है सही देखेंगे, हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में 1 नवंबर के दिन किया गया था। तो यह जो है वो सुमेलित नहीं किया हुआ है, यह सुमेलित नहीं किया हुआ है, गलत है, क्योंकि हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। क्लियर। बारी बारी से देख लेते हैं जरा। मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा
का निर्माण जो है वो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को तीन राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य का तीन राज्य है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। क्लियर? तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मिजोरम के साथ 25 जून 1986 ईस्वी किया हुआ। तेलंगाना का गठन जो हुआ था वो ध्यान देंगे तो 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना का, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? छत्तीसगढ़ जो है उसका निर्माण जो हुआ था वो 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था, तो इसी को 1 नवंबर बना दीजिए। क्लियर? 1 नवंबर इसी को बना देते हैं और इसको सही कर देते हैं। हालांकि सबका लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को गठन, हरियाणा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को गठित किया गया, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, गोवा का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग क्यूरी का प्रयोग किया जाता है इसके मापन के लिए। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी कहलाती है, यानी इसको मापने के लिए क्यूरी का प्रयोग किया था। यह रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण है जिसमें प्रति सेकेंड 3.70 × 10⁻10 विखंडन होता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक क्यूरी का मान जो होता है वो 3.70 × 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है। रेडियो सक्रियता का एसआई इकाई जो है वह बैकुरल होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने किया था। क्लियर? तो रेडियो सक्रियता का एसआई इकाई जो है वो है बैकुरल। एक बैकुरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड होता है, जबकि एक रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, दिए गए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दाब का मात्रक पास्कल है और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन में है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो दिए गए ऑप्शन में झारखंड राज्य में दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है वो नहीं पाया जाता है। देखेंगे, दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। इसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में 79,078 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। दंडकारण्य पठार एक विषम पठार है जिसे 2 इकाइयों में बांटा जाता है, दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दंडकारण्य घाट के रूप में। दंडकारण्य पठार दंडकारण्य उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत बस्तर का पठार शामिल किया जाता है तथा दंडकारण्य घाट के अंतर्गत काला हांडी का पठार शामिल किया। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। दंडकारण्य पठार एक विषम पठार है, इसे 2 इकाई में बांटा गया है। एक पहला इकाई है जो दंडकारण्य उच्च भूमि है और इस दंडकारण्य उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर के पठार को शामिल किया जाता है, जबकि दंडकारण्य घाट दूसरा है, दंडकारण्य घाट के अंतर्गत काला हांडी के पठार को शामिल किया जाता है। क्लियर? दंडकारण्य पठार के उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन स्थित है जो छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिणी विस्तार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया था? 16 नवंबर को पहली बार भारत में ऑडिट दिवस के रूप में मनाया गया था। ध्यान देंगे, 1860 ईस्वी में 16 नवंबर को 1860 ईस्वी में ही इस संस्था के पहले ऑडिटर जनरल ने कार्यभार संभाला था। इसी दिन को याद करने के मकसद से 16 नवंबर को ऑडिट दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है और यह फैसला भारत में पहली बार ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया था। क्लियर? 17 नवंबर को और ऑप्शन में ध्यान देंगे, 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एपिलेप्सी डे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में 17 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर और अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऋतिक रोशन को। खूब इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋतिक रोशन को अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जिसे आईफा कहा जाता है। क्लियर? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन 2023 में अपनी फिल्म विक्रम बेधा के लिए एक प्रमुख भूमिका जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऋतिक रोशन को प्रदान किया गया। इसी पुरस्कार के अब ये भी फिल्म का नाम भी याद रखेंगे,
कौन सा फिल्म? विक्रम वेधा के लिए प्रदान किया गया। इसी पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के में मुख्य भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत दिग्गज अभिनेता कमल हासन को भारतीय सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत अनिल कपूर को फिल्म जुग जुग जियो के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके तहत ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य वंश की स्थापना किया गया था। ध्यान देंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था जिसका सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा ही किया गया था, जिसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह को बनाया था, या वर्तमान समय में राजगीर जिसे कहा जाता है। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी शासक में से जरासंध को शामिल किया था। यह जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। मगध को एक साम्राज्य के रूप में इसकी स्थापना बिंबिसार ने, बड़े साम्राज्य के रूप में बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी। इसने हर्यक वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर किया था 544 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। क्लियर। तथा 52 वर्षों तक यह शासन किया था मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन सा संघीय लक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो ध्यान देंगे, केंद्र तथा राज्य के बीच एक शक्ति का बंटवारा है। ये तो संघीय व्यवस्था होने का प्रतीक देता है, चिन्ह है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, ये भी संघीय व्यवस्था होने का लक्षण है। इकहरी नागरिकता है, ये संघीय व्यवस्था होने का एक लक्षण नहीं है भारतीय संविधान का। क्या भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता है ब्रिटेन की तरह, अमेरिका की तरह? नहीं, इकहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता है। क्लियर। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण होने का प्रतीक है। तो जरा देखेंगे, भारत के संविधान का संघीय लक्षण इकहरी नागरिकता नहीं है। क्लियर। इकहरी नागरिकता यहाँ नहीं है, यहाँ कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता यहाँ प्रदान किया गया है। क्लियर। अब देखेंगे, सॉरी हमने कह दिया दोहरी नागरिकता नहीं, सॉरी इकहरी नागरिकता ही है। नागरिकों को एकल नागरिकता के तौर पर ही दर्शाया गया, यानी राज्य का अलग नागरिक और केंद्र का अलग नागरिक नहीं है। हमारा वोटर आईडी कार्ड एक ही बनता है और एकल नागरिकता ही है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, राज्य के लिए अलग नागरिक वोटर आईडी बनता है और केंद्र के लिए अलग आईडी बनता है, तो वहां दोहरी नागरिकता है। भारत में इकहरी नागरिकता है, लेकिन यह जो इकहरी नागरिकता है यह भारतीय संविधान के संघीय लक्षणों में शामिल नहीं है। क्लियर। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अब भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था होने के क्या क्या लक्षण है, जरा उसको ध्यान दे लीजिएगा तो छट जाएगा आसानी से, ऑप्शन नहीं फंसेगा। क्लियर। तो क्या क्या लक्षण है कि भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय सरकार है, जो प्रदर्शित करता है कि भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था वाला संविधान है। लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय विधायिका है। ये सभी ऐसे लक्षण है जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो लेबोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो लेबोजियर को माना जाता है। खूब इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। लेबोजियर जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक इन्हें माना जाता है। वो एक फ्रांसीसी रासायनिज्ञ थे जिनका जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। इन्होंने रासायनिक तत्वों के नामकरण की पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था, लेबोजियर ने ही किया था। तो ध्यान देंगे, एंटोनी लेबोजियर ने ही सभी रासायनिक तत्वों के नामकरण पद्धति की शुरुआत भी किया था। अकार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो बर्नर को माना जाता है, जबकि कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक फ्रेडरिक बेहलर को माना जाता है। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। आइंस्टाइन ने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान देंगे, आइजैक न्यूटन को भौतिकी के जनक के रूप में माना जाता है, जबकि गैलीलियो को आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में माना जाता है। यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो को अब फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को बिहार में भी लागू किया गया था। कहानी जरा सुनेंगे कब होती है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। तो सन 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इसके बाद बिहार अंग्रेजों की दीवानी हो गई थी। यानी बिहार जो है वो अंग्रेजों के अंदर दीवानी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, लेकिन अंग्रेजी प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया। यह द्वैध शासन जो है वो 1765 ईस्वी से लागू रहा और 1772 ईस्वी तक लागू रहा। क्लियर, यानी 65 से 72 तक लागू रहा। द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार मिर्जा मोहम्मद काजिम खां, जिसे मीर जाफर का भाई समझा जाता है, तो मोहम्मद काजिम खां के हाथों में था। साथ ही उप सूबेदार धीरज नारायण, जो राजा राम नारायण के भाई थे, उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। बिहार प्रशासन की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति सन 1766 ईस्वी में की गई, जिसमें धीरज नारायण, शिताब राय और मिडल्टन थे। जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है, डायार्ची कहा जाता है। क्लियर, द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायार्की में प्रतिपादन किया गया था। यानी कि द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टिस को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ बिल ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कब? तो ध्यान दीजिएगा, 1997 ईस्वी में 31 मार्च 1997 ईस्वी को तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया था भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए। केंद्र सरकार की ओर से सभी ट्रेजरी बिल तदर्थ या साधारण आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। 12 जुलाई 1965 ईस्वी तक वे साप्ताहिक नीलामी में ऋणदाता द्वारा बेचे जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजनाएं और शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की है? खूब इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में यह योजना को निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया। ध्यान देंगे कब? 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं को शुरुआत किया है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजनाओं को भी शुरुआत किया है। शिकारा योजना के तहत कश्मीर घाटी में शिकारों की खरीद और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर, दोनों समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? तो ध्यान देंगे, वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी जो है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसमें छोड़ दिया। सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के अंतर्गत जो शामिल होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर उसके द्वारा सबसे ज्यादा जो है वो कृषि ऋण में हिस्सेदारी है। ध्यान देंगे, वर्तमान समय में संस्थागत कृषि ऋण मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी द्वारा बहु एजेंसी दृष्टिकोण के तहत वितरित किया गया। सबसे ज्यादा जो है वो वाणिज्यिक बैंकों में 60% क्रेडिट का वितरण किया गया है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अकेले, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर। इसके बाद सहकारी बैंक ने 30% और आरआरबी तथा अन्य बैंक जो है बाकी का शेष 10% रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा जो है वो आपको सही किया गया है? क्लियर। भारतीय इतिहास ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपको सही रूप से वर्णित करता है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, गलत बात है। सभी इतिहासकारों ने थोड़े ऐसे कहा है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, गलत बात है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, ये बात बिल्कुल सही है। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में यह अवधारणा सत्य है, क्योंकि इसके पश्चात ही 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रारंभ हो गया। साथ ही ब्रिटेन में भारत सचिव के पद का एक सृजन किया गया। इसके तहत भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्य का प्रावधान किया गया था। तो कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली जो शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन समाप्त है उसको ले आया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति से निम्नलिखित सदस्यों का नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। लोक लेखा समिति में देखेंगे कुल 22 सदस्य होते हैं और जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं।
ध्यान देंगे, लोक लेखा समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन तथा लघु संसद भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसे सह सदस्य माना जाता है और इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? ध्यान देंगे, तो इसका कार्य जो होता है वो कार्य संसद में रखे जाने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट की यह जांच करता है। ध्यान देंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, क्योंकि 1967 ईस्वी में सबसे पहली बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता बने थे। अतः उसी समय से यह परंपरा बन गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो विपक्षी दल के नेता होंगे, और सबसे पहले लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो थे वो श्री मीनू मशानी थे, विपक्षी दल के नेता 1967 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ दिया हुआ है कुछ रसायन और दूसरे तरफ उसको प्रयोग लिखा हुआ है। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने हैं। सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है, दूसरे तरफ मिलान होगा। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन तंतु का प्रयोग जो है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन तंतु का प्रयोग जो है वो कृत्रिम हीरा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, और डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग जो है वो वायुयान में किया जाता है। तो 2, 3, 1, 4 मिलान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंक ईमेल को और किस नाम से? तो स्पैम के नाम से उसे जाना जाता है। बारी से समझेंगे स्पैम क्या है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक जंक ईमेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग है। कभी कभी इसे और भी अधिक सामान्य किसी भी अवांछित ईमेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग यानी जाली ईमेल क्या है? स्पूफिंग जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में स्पूफ, तो स्पूफिंग क्या है? ईमेल स्पूफिंग, जिसे जाली ईमेल कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पैम और फिशिंग हमलों में उपयोगकर्ता को यह सोचने के लिए किया जाता है कि संदेश किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से आया है जिसे वे जानते हैं या भरोसा कर सकते हैं। मेल स्पूल क्या है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्पूल। तो मेल स्पूल क्या है? यह एक ऐसे ईमेल दिखाता है जो वितरित होने की प्रतीक्षा कर रहा है या जिन्होंने कोई त्रुटि लौटाई है, वापस की है। स्पिनर स्क्रिप्ट क्या है? तो इसका प्रयोग एक नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले डेटा को कैप्चर करने के लिए वैध या अवैध रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? अल्पाधिकार का मतलब होता है कि बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है और कीमत का निर्धारण जो है यही बड़े बड़े व्यापारी के द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है कि विक्रेता कम होता है और क्रेता यहाँ पर अधिक होता है। खरीदार ज्यादा होता है और विक्रेता जो होता है वो यहाँ पे कम होता है, और मूल्य भी वही तय करता है। उसे अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। क्लियर? बड़े व्यवसायों का आधिपत्य होता है ऐसे बाजारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में कहा गया है वो शिलालेख उत्तर मेरूर शिलालेख है। चोलों के बारे में विशिष्ट जानकारी देती है, खास करके ग्रामीण प्रशासन के बारे में। आप जानते हैं कि चोल प्रशासन जो है, चोल साम्राज्य जो है वो ग्रामीण स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। ध्यान देंगे, चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के बहुत से ब्यौरे उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। उत्तर मेरूर शिलालेख हमें चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन, कराधान और भूमि राजस्व के बारे में जानकारी देता है। यह चोल साम्राज्य प्रांतक फर्स्ट से संबंधित अभिलेख है। चोल साम्राज्य ग्रामीण स्वायत्तता वाले प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार के संस्थाएं कार्यरत थी। एक ऊर नामक संस्था थी जो जन साधारण लोगों के लिए बस्ती थी, जबकि सभा या इसे महासभा कहा जाता था दूसरे को, यह ब्राह्मणों के गांव हुआ करते थे। इसके सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 से लेकर 887 ईस्वी तक शासन किया, यानी 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया। इसकी राजधानी तंजाय, तंजौर या तंजूवर थी। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी तथा निशुंभ शूदिनी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। हालांकि चोलों का वास्तविक संस्थापक आदित्य प्रथम के द्वारा माना जाता है, जिसने पल्लवों पर विजय प्राप्त करके कोदंडराम की उपाधि धारण किया था और स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां 4,13,57,608 अनुसूचित जाति के लोग हैं।
इस मामले में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर बिहार है तथा चौथे स्थान पर तमिलनाडु और पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अनुसूचित जाति संख्या के प्रतिशत आबादी से क्रमशः 5 राज्य की ओर ध्यान देंगे। प्रतिशत की आबादी पर, क्लियर, वो तो संख्या पर था, अब प्रतिशत पर। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जाति का है कहां? पंजाब में 31.9%, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है प्रतिशत की मात्रा में 25.2% यहाँ अनुसूचित जाति है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर 23.5% यहाँ की आबादी अनुसूचित जाति की है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर 20.7%, हरियाणा 20.2% के साथ पांचवें स्थान पर है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जो है वो पटना में डेनिश फैक्ट्री पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे, पटना में डेनिश कंपनी द्वारा पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप 1774 से 1775 ईस्वी में स्थापित किया गया था डेनिश कंपनी के द्वारा। क्लियर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कॉलेज के लिए जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय के रूप में शामिल किए जाते हैं। अंग्रेज 1620 ईस्वी से ही पटना में कारखाना स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वास्तविक सफलता उसे 1651 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में दुनिया का भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। क्लियर। सिद्दीपेट के गुरुगुपल्ली में एक गेटेड विला समुदाय चरविथा मीडोज के भीतर स्थित 3D मुद्रित मंदिर शहर स्थित अफसूजा इंफ्राटेक के द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। एक 3 भाग संरचना है। संरचना के भीतर 3 अभ्यारण्य या गर्भ भगवान गणेश को समर्पित मोदक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा गर्भ एक विशाल भगवान शंकर को समर्पित एक वर्गाकार निवास, और तीसरा गर्भ देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का घर है। क्लियर। अफसूजा इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के साथ एक करार किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत साल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो चीरू के बालों से। चीरू क्या है? तो एक प्रकार की हिरन की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और तिब्बत के क्षेत्र में पाई जाने वाली एक हिरन की प्रजाति है चीरू। इसी सहतूत के सॉल को चीरू के बाल से बनाया जाता है। एक सहतूत के सॉल को बनाने में 4 से 5 चीरू को मारा जाता है। इस कारण हर साल करीबन 20,000 चीरू सहतूत कारोबार की वजह से मारे जा रहे हैं। चीरू तिब्बत और कश्मीर के पहाड़ों में पाया जाने वाला एक हिरन की प्रजाति है। ध्यान देंगे, सहतूत का वानस्पतिक नाम मोरस अल्वा है। हुंगल कश्मीर का एक ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हुंगल के बाद। तो हुंगल जो है वो जम्मू कश्मीर में राजकीय पशु है तथा अब यह केवल दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चिंकारा का राजस्थान में मांस के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, और मेरिनो एक प्रकार की भीड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल नहीं माना है? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं माना है, अभी तक तो माना। विंसेंट स्मिथ जो है वो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल मानने से इनकार किया है। क्या कहा इन्होंने? तो विंसेंट स्मिथ ने शाहजहां के काल को स्वर्ण काल नहीं माना है। इन्होंने लिखा है कि शाहजहां राज्य के मामले में क्रूर, विश्वासघाती और बेईमान शासक था। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों रूपों में असफल रहा, अतः उसके शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहना भ्रमपूर्ण है। क्लियर। स्वर्ण युग कहना भ्रमपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो ध्यान देंगे, पेशी दुष्पोषण जो है वो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न हो जाता है। ये पेशी दुष्पोषण या मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है? तो ध्यान देंगे, एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीडन में उत्पन्न होता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जाहिर सी बात है, जेनेटिकल डिजीज है। इसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और एक सीमा के बाद बेकार हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत करेगा नहीं, किया। यहाँ पे कौन सा देश? किया करेंगे। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस साल दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी तीसरी बार की है। इसके पहले भी 2006 में और दूसरी बार 2018 में और इस बार 2023 में किया है। यह चैंपियनशिप 15 से
15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? वो है लियोनेल मेसी ने तोड़ दिया है। जरा ध्यान दीजिएगा, लियोनेल मेसी ने मई 2023 में यूरोप के शीर्ष 5 लीगों में सबसे अधिक गोल करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह गोल उनका यूरोपियन लीग प्रतियोगिता में 496वां गोल बन गया है। लियोनेल मेसी वर्तमान में लीग फर्स्ट क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेल रहे हैं, साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रीय खेल के कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा जिसे बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। यह अकबरनामा जो है वो आईने अकबरी का ही उत्तरार्थ है, यानी आईने अकबरी से ही निकल कर आया है, जो अबुल फजल की ही कृति है। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। पहले भाग में बाबर, हुमायूं आदि के बारे में लिखते हुए इतिहास को अकबर के 17वें संजलूस यानी 1573 ईस्वी तक लाया गया है। यानी अकबर के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ तक कि बाबर, हुमायूं, पहले भाग में अकबरनामा के पहले भाग में बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल के 1573 ईस्वी तक के काल के बारे में चर्चा किया गया है पहले भाग में। दूसरे भाग में 18वें संजलूस में 46वें संजलूस यानी 1601 ईस्वी तक के बातें को लिखा गया है। यानी 1573 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी तक की बात कही गई है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो अबुल फजल की स्वयं की आत्मकथा है। यह आत्मकथा है किसकी? अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। ध्यान देंगे, जेम्स पकल ने 1667 से ये 1724 ईस्वी तक रहे थे। ये एक अंग्रेज आविष्कारक थे, वकील थे और लेखक भी थे। इन्होंने 1718 ईस्वी में एक बहु शॉट गन का आविष्कार किया, जिसे मशीन गन कहा गया। जे एल्बेयर्ड की बात करेंगे तो टेलीविजन का आविष्कार 1926 ईस्वी में किया। कार्ल बेंज की अगर बात करें ऑप्शन नंबर तीसरा का, कार्ल बेंज जो जर्मनी के थे, इन्होंने पेट्रोलियम चालित कार का आविष्कार किया 1885 ईस्वी में। फ्रैंक व्हिटले जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार 1937 ईस्वी में किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है वो राज्यसभा की आचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष है। अब जरा ये समझिएगा कि राज्यसभा का आचार समिति होता क्या है, इथिक्स कमेटी क्या होता है। तो अस्थायी समिति या जो आचार समिति राज्यसभा का है वह एक अस्थायी समिति की श्रेणी में आता है। 23 से 24 सितंबर 1992 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और विधानसभाओं में आचार समितियों के गठन का सुझाव दिया गया था। कब? 1992 ईस्वी में। इसके बाद देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया, जबकि इसे 30 मई 1997 ईस्वी को अस्थायी समिति का दर्जा दे दिया गया। क्लियर। राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2004 में आचार समिति के नियमों की रूपरेखा को निर्धारित किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति में 10 सदस्य होते हैं, जिसका चुनाव सभापति के द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे, राज्यों की विधानसभाओं में भी आचार समिति होता है। और सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां के विधानसभाओं में आचार समिति का पहली बार गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ में। क्लियर। राज्यों में बिहार राज्य के विधान परिषद में 20 अगस्त 2010 को आचार समिति का गठन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं किया हुआ है? जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं सुमेलित किया हुआ। तो ध्यान देंगे, पावना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 ईस्वी में, ये आपको गलत हो जाएगा, ये गलत सुमेलित किया हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 32 बिल्कुल सही है। तो ध्यान देंगे, पावना विद्रोह जो हुआ 1873 से 1876 ईस्वी में ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में किया गया, बंगाल में किया गया। क्लियर। दक्कन विद्रोह जो हुआ था 1874 से 1875 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के व एमजी रनाडे की अगुवाई में किया गया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत, जौआ भगत तथा मदारा महतो तथा बुली महतो के नेतृत्व में किया गया, छोटा नागपुर के पठार में। क्लियर। सन्यासी विद्रोह जो है 1773 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, केना सरकार और डीडी नारायण की अगुवाई में हुआ था, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रक्त के संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कणिका जो होते हैं वो रक्त के संचरण में मदद करता है, भूमिका निभाता है। यह शरीर में प्रतिरक्षियों को बनाता है। WBC यानी ल्यूकोसाइट्स का एक भाग होता है लिम्फोसाइट्स।
मोनोसाइट्स की बात करें तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है मोनोसाइट्स, इसका आकार 15 से लेकर 18 माइक्रोन तक होता है। आरबीसी का रासायनिक नाम जो है वो इरिथ्रोसाइट होता है। रक्त को थक्का जमने हेतु रक्त प्लेटलेट्स आवश्यक रूप से कार्यरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? अटल भूजल योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में इसे अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था और इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसकी अवधि अब 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ध्यान रखेंगे इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है। अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे चिन्हित राज्यों में पानी की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह 6,000 करोड़ रुपए का योजना है, जिसमें 3,000 करोड़ का ऋण विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है। अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक का वित्त पोषण एक नए ऋण तंत्र के तहत है, जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स कहा जाता है। इस योजना को 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। अब इसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। एशिया महाद्वीपीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हर्ष भरत कोटी पुरुषों के एशिया महाद्वीपीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जो जीता था वो आर प्रज्ञानंद पुरुष के द्वारा और पीवी नंदिता महिला के द्वारा जीता गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन और पीवी नंदिता ने नई दिल्ली में आयोजित एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष के लिए कौन आर प्रज्ञानंदन और महिला के लिए पीवी नंदिता के द्वारा जीत लिया गया है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछता है मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे यह वन रोपण की एक पद्धति है, वृक्षारोपण की एक पद्धति है मियावाकी पद्धति। इसका प्रतिपादन प्रसिद्ध जापानी वनस्पति अकीरा मियावाकी ने किया था। इस विधि का प्रयोग करके घरों के आसपास खाली पड़े स्थान को छोटे बागानों या जंगलों में बदला जाता है। इसी पद्धति को मियावाकी पद्धति कहा जाता है। क्लियर? तो ये तुरंत 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन लगातार करते रहिए। पीडीएफ